Hello students, I hope you all are fine. My name is Manisha and I'm your biology educator. एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेल डिवीजन के बारे में, जिसमें हमने मियोसिस माइटोसिस बहुत अच्छे से समझा था, सिग्निफिकेंसेस, उनके सारे स्टेजेस, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो वो अभी कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नीट बोर्ड्स, और अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज़ द बेस ऑफ बायोलॉजी, सेल, जिससे हम स्टार्ट होते हैं। द वर्ड एग्जिस्टेड बिकॉज ऑफ दिस सेल। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल बायोलॉजी के अंदर हम आज बेसिक पढ़ने वाले हैं, देन हम टाइप्स भी पढ़ेंगे, टाइप्स के बाद हम सेल ऑर्गेनेलीज भी पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सेशन में जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Cell, the study of form, structure and composition of cells is called cytology. जिस बोल सकते हैं जिस स्टडी के अंदर हम पढ़ते हैं किसको, स्टडी ऑफ फॉर्म को, स्ट्रक्चर को और कॉम्पोजिशन को, किसके, सेल के कॉम्पोजिशन को, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। एंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। जिस बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं उसको सेल बायोलॉजी कहते हैं, और जो स्टडी होती है सेल की उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक। देयर आर यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वी ऑल नो दैट यूनिसेलुलर लाइक अमीबा, पेरामीशियम, देयर आर सो मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो ये हमें पहले से ही पता है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम शायद 8th-9th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बिकॉज सेल के अंदर क्या है, कैपेसिटी है। एक सेल से टिश्यू बनते हैं एंड टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, इसी तरह से चलता है ना। तो स्टार्टिंग क्या होती है, सेल, देन द ग्रुप ऑफ सेल forms tissues and the group of tissues are called organs. तो इस तरह से ये चलता है। सेल डिवाइड होते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज डिवाइड होकर ऑर्गन बना लेते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इसका स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल इज़ द स्ट्रक्चर बिकॉज ये स्ट्रक्चर बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है। बेसिक बिकॉज दिस इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द फर्स्ट वन। जो सेल है वो पहली यूनिट है जो, जैसे कि एक ईंट होती है और काफ़ी सारी ईंटों को मिलाकर एक घर बनता है, उसी तरह से एक सेल है। ये एक ब्रिक की तरह है जो हमारी पूरी बॉडी को, जो हमारी पूरी बॉडी एज एन बिल्डिंग, उसको बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये हुई स्ट्रक्चरल। फंक्शनल कैसे, क्योंकि सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेल के अंदर ही होती हैं। जितनी भी जो लिविंग सेल है उसके अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्योंकि सारा डीएनए, न्यूक्लियस, सब कुछ यहीं पे है, डिवीजन यहीं से हो रहा है, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यहीं से हो रही है, तो इसलिए ये क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये स्ट्रक्चर फंक्शनल स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल्स आर टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट का मतलब क्या होता है कि एक सेल के अंदर कैपेबिलिटी होती है पूरा ऑर्गन बनाने की, राइट। एक सेल खुद में इतना कैपेबल है कि वो एक पूरा ऑर्गन बना सकता है। दिस इज टोटिपोटेंसी। नाउ अब चलते हैं थोड़ा बैक में हिस्ट्री की तरफ। डिस्कवरी किस तरह से हुई, कौन से साइंटिस्ट ने किस चीज़ का डिस्कवर किया और क्या क्या हमें देखने को मिला अर्ली टाइम में। सो रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल, बट इट वॉज अ डेड सेल। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो था वो कॉर्क सेल के ऊपर किया था। बार्क के अंदर से जो निकलता है, जो पेड़ की छाल होती है, उसका एक कॉर्क उन्होंने लिया, उसका एक पतला थिन स्लाइस किया एंड उसको अपने माइक्रोस्कोप में, जो उन्होंने खुद ही बिल्ड किया था, उस माइक्रोस्कोप में लगा के देखा, तो उन्हें दिखा कि उस पर्टिकुलर पीस के अंदर कुछ इस तरह से कंपार्टमेंट है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट है। ठीक है, वो पूरा सेल जो है, जैसे हनी कॉम्ब होता है ना, हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते का, उस तरह से ही यहाँ पर पूरा जो सेल है वो इस तरह से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ है।
तो उन्होंने उस टाइम पे इसको नाम दिया था सेल्यूला। सेल्यूला एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स, केज। एक स्मॉल रूम जो होता है उस टाइम पे जो जेल हुआ करते थे वो उसको सेलुला बोला जाता था बेसिकली। तो वहाँ से ये वर्ड आया और वहाँ से आने के बाद ये अब किस नाम से जाना जाता है? सेल। तो सेल्यूलर मतलब सेल, ठीक है। रॉबर्ट हुक जो थे उनकी बुक है माइक्रोग्राफिया जिसमें इन्होंने ये सारे अपनी जो डिस्कवरी है उसके बारे में लिखा हुआ है। ये था डेड सेल के बारे में। तो फर्स्ट सेल जो था वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सो ये याद रखना। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने डेड सेल, कॉर्क सेल पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था और वहाँ से उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था और उन्होंने नाम क्या दिया था? सेल्यूले। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे वो फर्स्ट है टू ऑब्जर्व डिस्क्राइब द फ्री लिविंग सेल। तो लिविंग सेल जो थी वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, उसको ऑब्जर्व किया एंड डिस्क्राइब किया। देन उसके बाद लेटर ऑन रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस। उसी क्योंकि डिस्कवरी ऑब्वियसली रुकेगी नहीं। अगर हम कुछ किसी चीज़ पे स्टडी कर रहे हैं साइंटिस्ट तो वो करते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक एलिमेंट ढूंढ लिया तो वो शांत बैठ जाएंगे कि हाँ हमने ढूंढ लिया। फिर उसके अंदर और डिटेल्स देखी जाती हैं। तो सेल डिस्कवर हो गया था तो सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो डिस्कवर होना स्टार्ट हुआ। तो वहीं से रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल्स ऑफ ऑर्किड रूट्स। ऑर्किड जो प्लांट होता है, ऑर्किड फ्लावर जो आते हैं, उसकी रूट के अंदर उन्होंने उसकी रूट जो थी उसकी सेल को कट करके उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। देन living semi-fluid substances of cell wall discovered by Dujardin and named sarcode. Later Purkinje and von Moll renamed it to protoplasm. तो अभी जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं वो स्टार्टिंग में उसको सार्कॉड बोला जाता था, जो कि डिस्कवर किया था डुजार्डिन ने। डुजार्डिन जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्कवर किया था सार्कोड को, अब जिसको हम जानते हैं एज एन प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म नाम दिया है पुरकिंजे एंड वॉन मोल ने। तो ये भी याद रखिएगा। साइंटिस्ट के नाम इसमें याद रखना ज़रूरी है बिकॉज ये क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। श्लाइडन फाउंड ऑल द प्लांट सेल्स टू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर सेल वॉल। तो श्लाइडन, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, इन दो साइंटिस्ट के बारे में, बिकॉज उन्होंने सेल थ्योरी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, सेल थ्योरी इन्होंने दिया था, तो इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो श्लाइडन ने क्या बताया था? जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर सभी में एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। और श्वान जो कि एक एनिमल सेल पे काम कर रहे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने देखा कि एनिमल सेल जो है उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, ये साइमल्टेनियसली साथ में ही काम कर रहे थे। तो श्लाइडन ने एनिमल सेल के ऊपर काम किया बिकॉज ही इज़ द zoologist and श्लाइडन was a botanist। ठीक है, तो दोनों ने साथ में काम करने के बाद बताया कि श्लाइडन ने बताया कि जो प्लांट सेल है उनके अंदर सेल वॉल पाया जाता है और सभी सेल्स के अंदर सेल वॉल मिलता है। और श्वान ने डिस्कवर किया कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जो कि अब एक बेसिक डिफरेंस भी है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्कवरीज़। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं, तो सब आपको याद रखने हैं। साइंटिस्ट के नाम याद रखिएगा और किसने क्या डिस्कवरी की है ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये NCERT का पेज मैंने एज इट इज़ लिया हुआ है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं और इसको हमें ऐसे ही पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं। In 1838, Matthias Schleiden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all the plants are composed of different kinds of cells, which form the tissue of the plant. At about the same time, Theodore Schwann, 1839, a British zoologist, studied different type of animal cells. ये ब्रिटिश zoologist थे, इस पे भी आया हुआ है क्वेश्चन। एंड मैथ्यू जो श्लाइडन है ये एक जर्मन बॉटनिस्ट है, तो ये भी याद रखिएगा कि जर्मन बॉटनिस्ट है, नॉट ओनली बॉटनिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मनी से थे। एंड श्वान जो थे वो ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ऑब्वियसली प्लांट सेल पे डिस्कवरी किया, इन्होंने बहुत सारी चीज़ देखी दैट एनिमल जो है वो कई तरह की सेल्स से मिलकर, सॉरी प्लांट्स जो है वो कई तरह की सेल्स से मिलकर बने रहते हैं एंड देन वो टिश्यू बनाते हैं।
और इन्होंने भी कई तरह की एनिमल सेल के ऊपर रिसर्च किया और इन्होंने देखा दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने देखा कि उनके ऊपर एक थिन कवरिंग है, जो कि उस टाइम पे ये उनको नहीं पता था कि एग्जैक्टली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये बाद में हमें पता चला दैट द स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। He also concluded, based on his studies on the plant tissues, that the presence of the cell wall is a unique character of the plant cell. On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of the animal and the plant are composed of cells and products of cell. तो इन्होंने जो अपना काम किया था प्लांट और एनिमल सेल पे, तो एक तो चीज़ इन्हें ये पता चली कि जो सारी जो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है वो कई तरह की सेल्स से मिलकर बने होते हैं जो बाद में टिश्यूज़ बनाते हैं। और श्वान को ये पता चला कि जो एनिमल सेल है उसके अंदर एक थिन लेयर होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं और वो सारे ही एनिमल्स में होती हैं। तो इसके बाद वो एक हाइपोथेसिस पे आए कि एनिमल और प्लांट्स जो हैं वो सभी सेल्स से मिलकर बने होते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से बने होते हैं। पर ये हमें पता चल गया था कि सारे ही जो एनिमल और प्लांट्स हैं वो सेल्स से बने होते हैं। तो स्लाइडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल वर फॉर्म। तो उन्होंने ये तो बता दिया कि जो सेल्स आए हैं, जो प्लांट एंड एनिमल हैं, वो सब सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि सेल कहाँ से आया। अब आपको ये तो पता है कि मतलब सेल से बना है, तो भाई ये सेल कहाँ से आया, क्वेश्चन अराइज होता है। बट उन्होंने अपनी थ्योरी में ये नहीं बताया था। ये पॉइंट ऐड किया रुडोल्फ विर्शो ने। रुडोल्फ विर्शो इन 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इन्होंने एक फॉर्मूला या बोल सकते एक लाइन दिया था, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, मीन्स ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। He modified the hypothesis of Schleiden and Swan to give the cell theory a final shape. Cell theory as understood today is, तो Schleiden and Swan ने ये बता दिया था कि किस तरह से हम एनिमल या प्लांट बॉडी बनी होती है। वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है जो फर्दर टिश्यू बनाते हैं और उनमें कुछ डिफरेंस होता है, जैसे कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। रुडोल्फ विर्शो ने ये एक्सप्लेन कर दिया कि भाई जो इन्होंने बोला हुआ है कि सेल से बने हुए हैं वो कहाँ से आए हैं, वो एक्चुअली प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आए हैं। मतलब पहले से ही सेल जो थे वो जन्म दे रहे हैं, ठीक है। अब वो पहले से ही जो सेल थे वो किस तरह से आए हैं, वो एवोल्यूशन में आप पढ़ सकते हो, किस तरह से इनऑर्गेनिक मैटर जो है वो कंबाइंड होके एवोल्यूशन में साल दर साल किस तरह से वो चेंज हुए, ऑर्गेनिक मैटर बने, बायोमोलिक्यूल्स बने, ये हम एवोल्यूशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पहला सेल बना, देन पहला सेल बनने के बाद वो सेल डिवाइड हुआ और उस तरह से पूरा बॉडी फॉर्म हुआ। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स एंड ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी इसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट हैं, श्वान एंड स्लाइडेन। श्वान वॉज अ ब्रिटिश zoologist एंड स्लाइडेन वॉज द जर्मन बॉटनिस्ट। किसने क्या स्टेटमेंट दिया था ये भी याद रखना है। रुडोल्फ विर्शो ने क्या दिया था, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ये भी याद रखना है, दैट ऑल द सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ये था सेल थ्योरी के बारे में और इतना ही दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब सेल जो बेसिक है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट 2 तरह का होता है, ये हम सब जानते हैं। प्रोकैरियोट्स मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रो मीन्स प्रिमिटिव या प्रीवियस या बिफोर, एंड कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस की अगर हम बात कर रहे हैं किसी सेल में तो वो प्रोकैरियोट्स के अंदर आएंगे, एंड यूकैरियोट्स जो एडवांस्ड न्यूक्लियस है, ठीक है, वो आएगा यूकैरियोट के अंदर। तो बेसिकली जो प्रोकैरियोट्स हैं वही हम आज पढ़ेंगे, एंड प्रोकैरियोट्स में हम बैक्टीरिया को ही पढ़ते हैं। प्रीडोमिनेंटली हम जो है बैक्टीरिया को ही एज एन एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट टू स्टडी द प्रोकैरियोटिक सेल। अब बैक्टीरिया का जो
पूरा डिटेल्ड है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी किंगडम मोनेरा के अंदर। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास पहले देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डेडिकेटेड क्लास है बैक्टीरिया के ऊपर, वो पूरा समझाया हुआ है। फिर भी हम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। इसके स्ट्रक्चर से ही हम सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर ट्रिपल लेयर होती है, कह सकते हैं हम 3 तरह की लेयरिंग होती है। जैसा आप देख सकते हो, एक ऊपर है ये, देन बीच में एक लेयर है, एंड देयर दिस थिन वन इन द लास्ट। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, सबसे बाहरी वाली जो लेयर है उससे। ठीक है, सबसे बाहर पहले है हमारे पास ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। हाउएवर शायद इस डायग्राम में मेंशन नहीं है ये। ठीक है, सो जो ये आउटर लेयर है, सॉरी, ये जो आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये आउटर म्यूसिलिजिनस कवरिंग है। ठीक है, आउटर कवरिंग है। अब किसी भी चीज़ की अगर हम आउटर कवरिंग की बात करते हैं तो उसका मेन क्या फंक्शन हो जाता है, प्रोटेक्शन। जैसे हमारी स्किन, ये भी हमारी आउटर लेयर ही है, तो बेसिक क्या काम हो जाता है इसका, प्रोटेक्शन का। तो एक तो ये इसका वर्क है ग्लाइकोकैलिक्स का। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ क्या होती है, आउटर कवरिंग है ये म्यूसिलेजिनस। मैंने एक वर्ड यूज़ किया म्यूसिलेजिनस, यानी कि स्लाइम लेयर भी बोल सकते हैं इसको। तो अगर म्यूसिलेजिनस है तो ये क्या प्रोवाइड कराएगी, ये एक तरह से जो बैक्टीरिया है उसका वाटर लॉस नहीं होने देगी, मतलब बॉडी से थोड़ी नमी बनी रहे, बॉडी में थोड़ा हाइड्रेटेड रहे, उस चीज़ को ये मेंटेन करेगी। म्यूसिलेजिनस है तो उस चीज़ को मेंटेन करेगी। ठीक है, तो उस टर्म को हम बोलते हैं डेसिकेशन। प्रिवेंट्स डेसिकेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर, तो ये लॉस ऑफ वाटर को भी रोकती है। और कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, बाहरी एनवायरनमेंट से, बाहरी जो वायरसेस या बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उनसे बचाती है, डेसिकेशन से बचाती है, एंड केमिकल्स एंड ड्रग से भी बचाती है। प्रोटेक्शन के अंदर आ गया वो भी, अगर कोई केमिकल या ड्रग अगर हम खा रहे हैं तो वो उस पर अटैक ना करें, उससे बचाती है। ठीक है, एंड अटैचमेंट में कहीं ना कहीं काम आती है, बिकॉज स्लाइमी लेयर है, थोड़ा सा म्यूसिलिजिनस है, तो अटैचमेंट में काम आती है, सबस्ट्रेटम से, बॉडी से, किसी चीज़ पे चिपकने से या बैक्टीरिया से चिपकने में, तो उसमें भी ये हेल्प करती है। ठीक है, सो ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है एंड बेसिकली पॉलीपेप्टाइड से ही बनी होती है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की ही बनी होती है। ठीक है, अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो लूज़ है तब तो ये म्यूसिलिजिनस ही हो गई। ठीक है, म्यूसिलेज लेयर ही हो गई। इफ़ द ग्लाइकोकैलिक्स ऑफ द बैक्टीरिया इज टाइट, इज टफ, देन इट इज़ नोन एज कैप्सूल। ठीक है, अगर इसके आउटर कवरिंग जो टफ है, हार्ड है, तो उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। फाइन, ये हुआ ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। अब इसके नीचे वाली लेयर पे चलते हैं, दैट इज सेल वॉल। बैक्टीरिया के अंदर एक जो सेल वॉल है उसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बिकॉज दिस इज द मेड अप ऑफ पैप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, पैप्टिडोग्लाइकन की ये बनी होती है, और इसका डिटेल आपको देखना है तो ये आप अगेन मैं बता रही हूँ, आप मोनेरा वाले जो मेरी वीडियो है उसको देखिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने समझाई हुई है। पैप्टिडोग्लाइकन जो है एक तरह का ये स्ट्रक्चरल नेटवर्क बनाता है इसके अंदर। ठीक है, जिसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं। पैप्टिडोग्लाइकन के अंदर नैग और नैम, ये 2 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी नेटवर्किंग होती है। नैग होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड नैम होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये इसका बना होता है।
नेग और नैम की क्रॉस लिंकिंग होती है जिससे पेप्टिडोग्लाइकन बना होता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम बैक्टीरिया में इसका रोल होता है। किस तरह से ये रोल होता है ये आपको मोनेरा वाले में चैप्टर में देखिएगा, उसमें मैंने इसमें ग्राम स्टेनिंग और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हैं। ठीक है, तो सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है बैक्टीरिया की। देन उसके बाद होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे लास्ट वाला होता है ये, इनर वाली लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवर्ट फोल्डिंग से ही एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। देख पा रहे हो आप, वैसे तो ये सीधी थी पर इसने ऐसे घूम के अपना सरफेस एरिया बढ़ा लिया। तो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इट फोल्डेड इनवर्डली एंड द स्ट्रक्चर इज नोन एज मीजोसोम। मीजोसोम किसके काम आता है? मीजोसोम रिप्रोडक्शन में, ठीक है, रेस्पिरेशन में, यहाँ पे कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मिलते हैं जैसे कि हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं, तो ये इसको हम एज एन माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया भी रिफ़र करते हैं क्योंकि सिमिलर फंक्शन होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया एंड लास्ट इसमें होता है डीएनए रेप्लिकेशन या रेप्लिकेशन। ठीक है, तो बेसिक इसका जो फंक्शन है वो यही होता है। मीजोसोम क्योंकि इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम मिलते हैं तो रेस्पिरेशन का काम करता है, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है एंड डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। मीजोसोम की शेप अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर वो इस तरह से है तो ये वेसिकल फॉर्म होती है। अगर ये गोल ना होके लंबा है, इस तरह से ट्यूब लाइक है, ठीक है, तो ये होती है ट्यूब्यूलर। ओके, एंड द थर्ड इज इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लैमेलर, जैसे कि अभी आपको अंदर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये 3 तरह के माइजोसोम होते हैं। तो जब ये जो मैंने आपको बताया ट्यूब्यूलर टाइप का होता है, तो इस तरह से ये इसके अंदर ना पिगमेंट स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, इसको तो अब हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर दीज आर बेसिकली प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, जो बीजीए होता है, पर्पल बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर ये मिलते हैं। ठीक है, क्रोमैटोफोर बोलते हैं। क्रोमैटो मीन्स द कलर्ड पिगमेंट एंड फोर मीन्स दिस डंडी लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो मीजोसोम हो गया, इनवर्ट फोल्डिंग हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, ये बीच में आपको एक दिख रहा होगा, ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर है जो कि मीजोसोम से अटैच है, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। ये है डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए, जो कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अब यहाँ पे आपको सर्कुलर तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा होगा बिकॉज इट इज़ फोल्डेड, ये फोल्डेड सिचुएशन में रहता है, बट होता ये इस तरह से ही है। मान लीजिए आपने 2 धागे लिए या 2 रिबन लिए और उसको ऐसे फोल्ड कर दिया, तो इस तरह से होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। डीएनए का काम क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आसपास पहुंचाना, और मतलब जनरेशन टू जनरेशन पहुंचाना, वही ये काम करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल डीएनए जो होता है उसकी एक पैकेजिंग होती है, उसके ऊपर जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो होता है हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन होती है जिसमें डीएनए पैक्ड रहता है, अगर हम वैसे सेल्स की बात करें तो। बट इन बैक्टीरियल और प्रोकैरियोटिक डीएनए देयर इज़ नो हिस्टोन प्रोटीन, बिकॉज यहाँ पे उतना मटेरियल नहीं है जिसको पैक करना पड़े। ठीक है, तो नो हिस्टोन प्रोटीन का मतलब क्या होता है? नेकेड डीएनए मीन्स दिस डीएनए इज़ नेकेड, क्योंकि हिस्टोन नहीं है उसका, जो डीएनए उसका ऊपर से कपड़ा नहीं है। ठीक है, कपड़ा इज़ हिस्टोन, अगर नहीं है तो फिर वो क्या हुआ? नेकेड डीएनए हो गया। फाइन, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
ये हो गया, ठीक है। एंड ये ग्लाइकोजन और जो लिपिड ग्लोब्यूल्स है वो बेसिकली इंक्लूसिव बॉडी है या फिर रिजर्व फूड मटेरियल है, और जिसके अंदर ये सारी चीज़ें सस्पेंडेड हैं वो क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी चीज़ें सस्पेंड रहती हैं। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी, एक तो ये सिंगल राइबोसोम एंड दिस वन इज़ पॉलीराइबोसोम। जब एक सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA जो है उस पर बहुत सारे इस तरह से राइबोसोम चिपके हुए हैं, एक से ज़्यादा राइबोसोम लगे हुए हैं, तो उसको हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया के अंदर ही मिलती है, सिंगली भी मिलते हैं राइबोसोम, और इनके अंदर राइबोसोम कैसे होते हैं, 70S टाइप के। एस इज सेडिमेंटेशन यूनिट एंड 70 मतलब अगर जैसे जो बैक्टीरिया है उसको एक सेंट्रीफ्यूज नाम की मशीन होती है उसके अंदर डाला जाता है और उसे बहुत ज़्यादा स्पीड पे स्पिन किया जाता है। स्पिन करने के बाद क्या होता है, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सेंट्रीफ्यूज के बाद जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लोअर जो डेंसिटी जिनकी कम रहती है वो ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो जो राइबोसोम है वो 70 जो वहाँ पे जो मार्किंग होती है 70 पे आता है, तो इसलिए इसको 70S राइबोसोम कहते हैं। जबकि यूकेरियोटिक सेल में किस तरह का होता है, 80S, ये भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे किस तरह का राइबोसोम है, 70S। फाइन। अब क्या बचता है हमारे पास, एक स्ट्रक्चर। अब भाई एक एक्चुअली दो स्ट्रक्चर है अभी। एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिलस या पिलाई फिम्बरी। पिलस मतलब सिंगुलर होता है, पिलाई मतलब ये होता है प्लूरल, रेफर करता है बहुत सारे। तो ये बाहर जो प्रोजेक्शन दिखते हुए नज़र आ रहे हैं आपको छोटे छोटे, एक ये लंबा वाला है, ये है फ्लैजेला। ये छोटे वाले जो हैं पिलस या फिम्ब्रे हैं, ठीक है। पिलस और फिम्ब्रे क्या होता है, ये पूरा बॉडी पे रहता है इसके, पर ये अटैचमेंट या फिर जो रिप्रोडक्शन है बेसिकली उसमें काम आते हैं। ये लोकोमोशन में काम नहीं आते हैं। इसमें फिलामेंट जो है वो ओनली लोकोमोशन का काम करता है, फिलामेंट सॉरी, फ्लैजेला जो है वो सिर्फ लोकोमोशन का काम करेगा। ये फ्लैजेला आप देख पा रहे होंगे, बड़े बड़े जो फ्लैजेला हैं ये लोकोमोशन का काम करेगा। पर जो ये शॉर्ट वाले पिलाई या फिम्ब्रे हैं ये एक तरह से रोए की तरह होते हैं, जो रेशे होते हैं ना, जैसे हमारी बॉडी का हेयर हो गया उस तरह के होते हैं। ये बेसिकली अटैचमेंट में काम करते हैं एंड ये अटैचमेंट में सेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन होता है उसके दौरान भी ये हेल्प करते हैं। तो इनका काम सिर्फ अटैचमेंट का होता है, ये बिल्कुल भी लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते हैं। लोकोमोशन में इनका कोई काम नहीं होता है। फ्लैजेला का काम होता है ओनली लोकोमोशन में। तो फ्लैजेला को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये देखिए प्लाज्मिड, एक चीज़ और रह गई है, ये भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये रहा, ठीक है। ये है फ्लैजेलम। किस तरह से ये सेल के अंदर होता है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से लगा होता है। इसकी बॉडी जो है वो फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी में बटी होती है, 3 पार्ट्स में बटी होती है। जो ये ऊपर वाला जो ये पार्ट होता है जो बाहर की तरफ होता है वो होता है फिलामेंट, जिससे ये जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं हुक, और अंदर जो पार्ट सेल के जो अंदर होता है उसको बोलते हैं बेसल बॉडी, ठीक है। देखा, ये पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है। अब इसके अंदर भी अलग अलग पार्ट होते हैं। इसको जो ये दिख रही हैं आपको, ये नट के टाइप के, नट जो कसे होते हैं उस टाइप का जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रिंग्स। अलग अलग तरह की रिंग्स होती है, किस तरह से होती है वो हम देखते हैं। ये है M, S, L एंड P। 4 तरह की रिंग होती है फ्लैजेला के अंदर। ये आपको दिख रहा होगा, ये वाली जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है और ये 2 रिंग है ये सेल वॉल के अंदर है, ठीक है। M का मतलब क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है ये, तो इसलिए M रिंग, ठीक है। S रिंग बेसिकली जो है वो स्पेस के बीच में आती है, द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, S रिंग, स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसलिए इसको S रिंग बोलते हैं हम। देन P रिंग, बिकॉज इट इज़ इन द सेल वॉल, और सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है।
और एल इसको हम बोलते हैं ये बाहर की तरफ होता है, बेसिकली सेल वॉल से थोड़ा बाहर की सरफेस की तरफ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन होता है, ओ सॉरी लिपोपॉलीसेकेराइड्स होता है, पेप्टिडोग्लाइकन बोल रहा हूँ। एल रिफर्स करता है लिपोपॉलीसेकेराइड्स। लिपोपॉलीसेकेराइड मतलब लिपिड एंड शुगर्स, पॉलीसेकेराइड शुगर्स, ठीक है। तो ऊपर का जो सरफेस होता है वो बेसिकली ग्राम नेगेटिव की बात कर रही हूँ मैं, ग्राम नेगेटिव के अंदर मिलता है लिपोपॉलीसेकेराइड, तो इसलिए हम इसको एल बोलते हैं। समझ में आया? एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग और एम रिंग क्यों बोला जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब फ्लैजेला के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं फ्लैजेलिन, और फ्लैजेलिन मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से दिखते हैं, ये इस तरह से अटैच रहते हैं पूरे फ्लैजेला में, जो हेल्प करता है फ्लैजेला को मूव करने में, दैट इज़ फ्लैजेलिन प्रोटीन। और फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, ये 3 पार्ट्स में जो ये फ्लैजेला है वो बटा हुआ होता है, ठीक है। तो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है, आई होप। ये एक चीज़ और ये थी, फ्लैजेला होने के बाद एक हर बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल या एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया के अंदर। ये में और में नॉट भी प्रेजेंट हो सकता है, हर सेल में प्रेजेंट हो ये ज़रूरी नहीं होता है। ये एक्स्ट्रा डीएनए की तरह काम करता है। जो ये है बैक्टीरियल क्रोमोसोम या बैक्टीरियल डीएनए, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, बट प्लाज्मिड प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो है मटेरियल होता है, ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, और बेसिकली अगर ये प्रेजेंट है तो ये कुछ फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये फर्टिलिटी के लिए है तो इसको हम एफ फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, एफ फैक्टर। रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कराता है ये, और ये बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आता है। प्लाज्मिड से बहुत सारी आप पढ़ोगे अभी बायोटेक जो लास्ट चैप्टर होगा उसमें, 12th के लास्ट चैप्टर में होगा ये, जो प्लाज्मिड्स हैं वो बेसिकली कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। कॉन्जुगेशन किस तरह से होता है ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ मोनेरा के अंदर, रिप्रोडक्शन वाले में, आप देखिएगा उसको, आपको समझ में आएगा। कॉन्जुगेशन में पार्ट लेता है ये, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होगा, ये कंपलसरी है। ये में और में नॉट भी प्रेजेंट हो सकता है। प्लाज्मिड क्या है, ये भी डीएनए होता है एक तरह का, नेकेड है ये भी, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर ये भी होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, बट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। और अगर ये न्यूक्लियोइड इससे जुड़ा हुआ है तो इसको हम एपिसोम कहते हैं। ये कंडीशन भी आती है रिप्रोडक्शन के अंदर, तब इसको एपिसोम कहा जाता है। अगर प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरियल डीएनए से जुड़ा हुआ है या न्यूक्लियोइड से जुड़ा हुआ है, इसको न्यूक्लियोइड ही बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिसोम। फाइन। तो ये था पूरा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। सारे हमने हर एक पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया, हर एक चीज़ को अच्छे से देख लिया है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।